हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे और आइए आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग फिर से कारक के कुछ प्रश्न देखेंगे और कारक के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। और पहला प्रश्न कह रहा है, किसमें कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है। कारक क्या होता है, कारक के कितने भेद हैं, इसका एक संक्षिप्त परिचय के लिए एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि सॉरी क्योंकि कारक के विषय को समझने के बाद ही इन प्रश्नों को हल करना सरल होगा आपके लिए। आइए देखते हैं। अगर हम लोग कर्म कारक की बात करें तो कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, कर्ता ने कर्म को। तो कर्म कारक के लिए को विभक्ति हम लगाते हैं, कर्म कारक के लिए को विभक्ति लगाते हैं। आइए देखते हैं, कह रहे किसमें कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है, मतलब प्रयोग तो हुआ है लेकिन वो प्रयोग गलत हुआ है। जैसे लड़का कुत्ते को मारता है। अब देखो कर्म क्या होता है मैं ये भी बता दूं, कर्म को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो क्रिया से प्रभावित हो, जो क्रिया से प्रभावित हो, यानी कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब एक बात और कह सकते हैं, जिस पर काम हो, जिस पर वो क्रिया की जाए, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। लड़का कुत्ते को मारता है, मारने का काम करता है, मारने की क्रिया करता है, लेकिन किसको मारता है, कुत्ते को मारता है। तो कुत्ता प्रभावित होता है, कुत्ते पर मारने का असर पड़ रहा है, तो उसके लिए ये कुत्ता कर्म कारक हो गया। कर्म कारक के लिए को लगाना था, को लगाया, बिल्कुल सही किया है। सीता ने चिट्ठी लिखी, बहुत अच्छी बात है, सीता ने चिट्ठी लिखी। अब चिट्ठी जैसी चीजों के लिए हम लोग को नहीं लगाते, हालांकि असर किस पे पड़ रहा है, चिट्ठी पे, तो ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, चिट्ठी। लेकिन चिट्ठी के लिए हमें को लगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें जिसके लिए को लगाने की जरूरत नहीं होती, वो सीधा सीधा पता लगता है कि हाँ उसी पर काम हो रहा है। अब चिट्ठी लिखी लिखा है तो जाहिर सी बात है चिट्ठी को ही लिखा होगा, पर को लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। राजेश ने रोहन को मारा, ठीक है, राजेश ने काम किया, राजेश कर्ता हो गया, मारा क्रिया हो गया, और इस क्रिया का असर किस पे पड़ा, रोहन पर पड़ा, तो रोहन ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म हो गया, और कर्म के लिए विभक्ति लगानी थी को, तो को लगाया हुआ है, रोहन को मारा, तो ये भी ठीक है। काजल पत्र को लिखती है। जब पत्र जैसी चीजें आ जाएं, चिट्ठी जैसी चीजें आ जाएं, लिखने वाला कोई काम हो जाए, तो उसके लिए हमें को लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ पर को नहीं लगाएंगे। हालांकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पत्र हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऐसी चीजों के लिए हम को नहीं लगाते, तो यहाँ पर को लगाना सही नहीं है। यही हमारी गलती हुई है, यहीं पर कर्म कारक का गलत प्रयोग किया गया है, ठीक है जी। अब देखिए ना, मैं ऐसे कहूँ, मैंने बात कही, और फिर मैं कहूँ मैंने बात को कहा, तो बात को कहा, बात के लिए को लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर ये को जो लगाया मैंने ये गलत है, तो यहाँ पर ये कर्म कारक का प्रयोग सही नहीं है। हम सीधा कह सकते हैं मैंने बात कही, ठीक है। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन, संप्रदान कारक का बहुवचन रूप किसमें है। संप्रदान कारक क्या होता है, वैसे तो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। कह रहा है जिसके लिए वो क्रिया की जाती है, जिसके वास्ते, जिसके लिए वो क्रिया की जाती है, उसको संप्रदान, तो के लिए, के वास्ते, हेतु, ये सारे शब्द आ जाते हैं। के लिए, के वास्ते या फिर हेतु जैसे शब्द इसकी विभक्ति हैं, ये सारे इसकी विभक्ति हैं। संप्रदान कारक का बहुवचन रूप किसमें है, बहुवचन यानी कि प्लूरल चीज चाहिए हमें संप्रदान का। हमारे लिए, हमारे यानी कि ये प्लूरल है, बहुवचन है, प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, और के लिए, हेतु या के लिए, तो लिए भी आया हुआ है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही बन रहा है। लेकिन हम बाकी सारे ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। हमारे द्वारा, तो किसी चीज के द्वारा हो या किसी के द्वारा हो, तो ये तो करण कारक बन गया, यानी कि ये तो ऑप्शन गलत है, ये तो हो नहीं सकता। हमारे पर, तो हमारे पर ये तो अधिकरण वाला कारक बन जाएगा, पर, में, भीतर,
पर, में, भीतर, इस तरह के शब्द, तो इस तरह की विभक्तियां तो अधिकरण कारक में आती हैं। इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। हम से, तो इसमें तो से लग गया और से वाला ऑप्शन भी नहीं लगता है यहाँ पर। यानी कि जो हम संप्रदान कारक की बात कर रहे हैं वो तो हमारे लिए, किसी के लिए कुछ करने या किसी को कुछ देने के सेंस में होता है, पर यहाँ तो से लगा हुआ है जो कि अपादान कारक होता है। अपादान कारक जो कि अलगाववाद की बात करता है, मतलब अलगाव की बात करता है, पृथक होने की बात करता है, यानी कि किसी से जुदाई की बात करता है, तो वो होता है अपादान कारक। तो यहाँ तो अपादान कारक का प्रयोग हो गया, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो बच क्या गया? ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन विल बी आवर आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये था 7वां और 8वां नंबर प्रश्न। इससे पहले के सभी प्रश्न, इससे पहले के जो 6 प्रश्न हैं उसकी वीडियो आपके पास अब तक पहुँच चुकी होगी। तो आपने अगर उसे नहीं देखा है तो उसको वॉच करें। और अब चलेंगे इसके बाद के 2 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है जी, तब तक आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चंस लिख लीजिए। हाँ जी, तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर आया है। 9वां प्रश्न देखते हैं। उचित कर्ता चिन्ह चुने। मतलब ये एक वाक्य दिया गया है और इसमें यहाँ रिक्त स्थान हमने भरना है और इसमें उचित कर्ता कारक चिन्ह चुनना है, यानी कि कर्ता कारक की विभक्ति चुननी है हमने। कर्ता कारक की विभक्ति अगर देखें तो कर्ता ने, कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? ने। सोहन ने घर का सारा काम किया है। अगर ने करते हैं तो सही लगता है। एक बार से करके भी देख लो। सोहन से घर का सारा काम किया है, बात नहीं बनी। अच्छा, में करके सोहन में घर का सारा, मतलब सोहन के अंदर घर का सारा काम किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। सोहन पर घर का सारा काम किया गया, मतलब ऐसा क्या अभी सोहन के ऊपर सारा घर का काम किया गया है, ये भी बात नहीं बनती। तो ले देकर हमारा जो ऑप्शन बचता है, हमारा जो विकल्प बनता है वो है ने, क्योंकि हमें पता है कारक की, कर्म कारक की विभक्ति क्या है? ने। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ने। और कर्म कारक की विभक्ति होती है को। आगे देखते हैं। तो यहाँ ने आ जाएगा। सोहन ने, सोहन ने घर का सारा काम किया है। कौन सा वाक्य संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है? उदा, उदा का मतलब है उदाहरण। मतलब इनमें से ये जो इतने सारे सेंटेंस लिखे हैं, ये 4 सेंटेंस हमने लिखे हैं, 4 ऑप्शन है, इसमें से किसमें संबोधन, संबोधन मतलब किसी को पुकारना, किसी को पुकारने वाला सेंस नहीं आ रहा है, हमने उसको चुनना है। ठीक है। अरे तुम उसे क्या मारोगे? अरे तुम उसे क्या मारोगे? तो अरे शब्द जो लगा है, अरे कहकर हम किसी को पुकारते हैं, तो यानी कि यहाँ तो आया हुआ है, संबोधन कारक का उदाहरण है ये। तो हमें तो ऐसा चाहिए जिसमें उदाहरण नहीं है। ध्यान देना, प्रश्न का उत्तर देने से पहले प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कभी कभी नहीं दे देगा, कभी कभी नहीं को हटा देगा। तो ये प्रश्न पहले ध्यान से पढ़ना। राजेश माँ के लिए दवाई लाया। यहाँ पर किसी ने किसी को पुकारा नहीं है, किसी ने किसी को बुलाया नहीं है, सीधा सेंटेंस कह दिया है कि राजेश ने माँ के लिए दवाई लाया। ठीक है, राजेश माँ के लिए दवाई लाया। तो इसमें पुकारने का कहीं से कोई सेंस नहीं है, तो ये हमारा आंसर बन सकता है। कह रहे संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है, तो इसमें तो किसी का संबोधन किया ही नहीं गया, तो मैं कह सकता हूँ कि यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें किसी का संबोधन नहीं किया गया है। मतलब किसी को पुकारा नहीं गया है, बस सीधा किसी ने कोई काम किया है, बस इतना ही आया। हे प्रभु तू सबका भला कर, तो हे प्रभु कहकर पहले उसको पुकारा गया, उसके बाद आगे काम होगा, पहले तो पुकारा गया। रे भाई यहाँ आओ, तो रे भाई कहकर हमने किसी को पुकारा है, पुकारा है, पुकारने का सेंस आया है, यानी कि संबोधन कारक आया हुआ है। ठीक है जी, अगला प्रश्न कर लेते हैं। हालांकि हमारा जो 11वां प्रश्न है वो कारक से रिलेटेड नहीं है, हमारा टॉपिक है कारक का, लेकिन 11वां प्रश्न कारक से जुड़ा हुआ नहीं है, कारक से संबंधित नहीं है, पर फिर भी आप कर पाओगे, मुझे आप पर भरोसा है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? मतलब ये 4 शब्द आपको दिए गए हैं, यामा, योजना, संबल, भिक्षा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखो, एक तो स्त्रीलिंग शब्दों की मैं एक पहचान बता देता हूं। आकारांत, आकारांत से जो शब्द बनते हैं
वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा कि हर शब्द ही स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर देखने में आता है भी आकारांत। जैसे कृष्ण है तो कृष्ण है, तो ये तो आकारांत नहीं हुआ क्योंकि कृष्ण ण में आ की मात्रा नहीं लगी है, यानी कि इस शब्द का अंत आ की मात्रा से नहीं हो रहा है, तो ये आकारांत नहीं है। तो कृष्ण किसको कहा गया? कृष्ण भगवान को, है ना, मधुसूदन को, माधव को, केशव को। लेकिन अगर हम कृष्णा कहें तो कृष्णा किसका पर्यायवाची बनता है? द्रौपदी का। तो द्रौपदी एक स्त्री है, तो कृष्णा स्त्रीवाचक हो गया, है ना, स्त्रीलिंग हो गया, सॉरी स्त्रीलिंग हो गया, और कृष्ण जो है वो पुल्लिंग है। अब उसी तरह देख लो यहाँ पर यामा, म में आ की मात्रा लगी है, यानी कि ये आकारांत है, यानी कि स्त्रीलिंग है। योजना, न में आ की मात्रा लगी है, यानी कि आकारांत है, यानी स्त्रीलिंग है। अब हम कहते हैं ना, आपने क्या योजना बनाई है? बनाई हमने क्यों लिखा? क्योंकि योजना जो है वो स्त्रीलिंग है। मेरी ये योजना बनी है, तो बनी है, हमने ये नहीं कहा योजना बना है, योजना बनी है, तो बनी है यानी कि स्त्रीलिंग है। उसी तरह आगे, हमें जरूरतमंदों को भिक्षा देनी चाहिए, या हमें भिखारी को भिक्षा देनी चाहिए, हमें भिक्षुक को भिक्षा देनी चाहिए। देनी, भिक्षा आया तो क्या लग गया? देनी, यानी कि ये भी स्त्रीलिंग है। अब बच गया संबल, तो संबल जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ये स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें 9, 10, 11 तक के प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब इसके बाद देखते हैं और किस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे आप लोगों के पास प्रश्न एक कारक का भी आएगा, तो उसको भी आपने सॉल्व करने का प्रयास करना है, और उसको हम लोग देख लेते हैं। तब तक आप इन्हें लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। हाँ, तो आइए देखते हैं। एक जो लास्ट हमारा कारक का प्रश्न रह गया है, हालांकि ये कारक का 12वां प्रश्न है, ये कारक का 12वां प्रश्न है, और हमारी इस सीरीज में ये आखिरी प्रश्न है कारक का। ठीक है जी, आओ देखते हैं। अधिकरण कारक के अनुसार शुद्ध करें। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक को अगर हम लोग देखें तो उसमें 3 विभक्तियां आती हैं, में, पर और भीतर। कौन सी विभक्तियां आती हैं? में, पर और भीतर। भीतर, भीतर, ये 3 इसकी विभक्तियां आती हैं। आओ देखते हैं कौन सी विभक्ति सही है। अधिकरण कारक के अनुसार पहला सेंटेंस है, कपड़े छत के सूख रहे हैं। का, के, की, ये तो संबंध कारक है, संबंध कारक लग गया, यानी कि उसके अनुसार तो ये नहीं है। अब आगे देखते हैं, कपड़े छत से सूख रहे हैं, तो छत से सूख रहे हैं किसी चीज से, ये तो अपादान होने का सेंस मिल रहा है, या फिर करण कारक, हम इसको करण कारक कह सकते हैं, क्योंकि कपड़े छत से सूख रहे हैं, ऐसा थोड़ी है छत से सूखने के बाद छत से अलग हो रहे हैं, अलग होने का सेंस नहीं आ रहा, तो करण कारक बन रहा है, यहाँ पर से करण कारक बन रहा है, लेकिन बात तो बन नहीं पा रही है, सेंटेंस फिर भी सही नहीं लग रहा। कपड़े छत के अनुसार सूख रहे हैं, भाई अनुसार का क्या मतलब है? ये कौन सी कोई विचारधारा है जिसके अनुसार सूख रहे होंगे? तो कपड़े छत पर सूख रहे हैं, कपड़े छत पर सूख रहे हैं, ये सेंटेंस बिल्कुल सही लगता है, तो यही सेंटेंस हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि छत पर, किसी चीज पर कोई चीज सूख रही है, ये बात बनती है कि हाँ छत पर सूख रहे हैं। अब इसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, देखो अधिकरण कारक के अनुसार शुद्ध है, करें की जगह आप एक चीज लगा लेना, शुद्ध है। इसमें से कौन सा सेंटेंस शुद्ध है? इससे इनमें से कौन सा सेंटेंस शुद्ध है? किस कारण के अनुसार, किस कारक के अनुसार? अधिकरण कारक के अनुसार। इस प्रश्न को इस तरह से लिखकर आपने इनका आंसर देना है, तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी प्रकार का संदेह रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। तो जागते रहिए जब तक आपका एग्जाम ना आ जाए, जब तक आप उसको सफलतापूर्वक कर ना लें, तब तक आप जागते रहें, और नोटबुक लेकर ही आप इन वीडियोस को देखें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको तुरंत राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है जी, चलो धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।